नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में सियासी जंग फतह करने के बाद वहां के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी 5 दिन के दिल्ली दौरे पे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात एक औपचारिकता थी, असली मकसद सियासी है। सबसे बड़े रणनीतिकार बनकर के उभरे प्रशांत किशोर ने जो 3 बार शरद पवार से मुलाकात की थी और उसके बाद राहुल व प्रियंका से मिलने के साथ साथ सोनिया से भी ऑनलाइन बात की थी, अब परत दर परत पूरी कहानी उभरने लगी है कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या था। मीडिया में कयास लगाए गए थे कि संभवतः प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, तो कहीं पे कुछ बातें आई, ये भी बात आई कि पंजाब का झगड़ा निपटाने गए थे, लेकिन नहीं, वो 2024 के रणनीतिकार बनकर के उभरना चाहते हैं, चाणक्य बनना चाहते हैं। कहा जाता है कि 2014 में मोदी को जिताने में उनकी अहम भूमिका थी, अब वह 2024 में मोदी को हटाने में लगे हुए हैं। और इसमें ममता बनर्जी इसलिए अहम किरदार और सेंटर में आ गई हैं क्योंकि अभी हाल में उन्होंने न सिर्फ बंगाल को फतह किया बल्कि बहुत ही शानदार तरीके से फतह किया है। मोदी सरकार और बीजेपी के सारे संसाधन झोंकने के बावजूद जो है वो वहाँ पे सीएम बनी है। अब से जैसे ही वो यहाँ दिल्ली पहुँची, इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उसके बाद सोनिया गांधी से मिली है, अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने पहुँचे, उससे पहले कमलनाथ और आनंद शर्मा से मिली, और उससे भी पहले उनकी मुलाकात प्रशांत किशोर से और विनीत नारायण से हुई। विनीत नारायण वो शख्सियत हैं जिन्होंने हवाला कांड को खोला था या उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले गए थे। तो अब जरा समझिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ के जगदीप धनखड़ जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने उन पे भ्रष्ट होने का आरोप लगाया था और कहा था कि ये तो उसमें चार्ज सीटेड है, किसमें, हवाला मामले में, जबकि जगदीप धनखड़ ने इसका खंडन किया था और विनीत नारायण हवाला मामले को उठाने वाले शख्स हैं। एक संदेश उसके पहले प्रशांत किशोर से जो मिली हैं, तो प्रशांत किशोर से पूरा ब्रीफ लिया कि शरद पवार से मुलाकात हुई, राहुल प्रियंका से मुलाकात हुई, सोनिया गांधी से बातचीत हुई और कहाँ तक जो है मैदान सज पाया है। तो प्रशांत किशोर ने उनको ब्रीफिंग दी और उसके बाद उनका मिलना जुलना शुरू हुआ। सोनिया गांधी से मिली है और उसमें जो है राहुल गांधी भी उस समय वहाँ पे थे। इसके बाद केजरीवाल उनसे मिलने के लिए पहुँचे हैं। अब दूसरे सवाल का जवाब कि क्या मकसद क्या है। दरअसल 2024 में ये देखा जा रहा है कि यदि विपक्ष एक होकर के नहीं लड़ेगा तो 2024 में भी मोदी को हराना मुश्किल है। लिहाजा वो प्रशांत किशोर ने पूरे देश के सीटों के बारे में कुछ एनालिसिस किया है और बताया है कि 200 ऐसी सीटें हैं जहां पे कि विपक्ष यदि अपना कैंडिडेट न खड़ा करे और कांग्रेस को ही सिर्फ कैंडिडेट देने दिया जाए तो वहाँ पे कांग्रेस जो है अच्छी संख्या में सीटें निकाल सकती है। और इसके बदले में कांग्रेस जो है जहाँ पे दूसरे क्षेत्रीय दल मजबूत है वहाँ पे अपना कैंडिडेट न दे तो शायद 2024 में मोदी का जो अश्वमेध का घोड़ा है उसको रोका जा सकता है। इसी क्रम में ममता बनर्जी घूम रही हैं और 5 दिन के दिल्ली प्रवास पे हैं। अभी बहुत सारे नेताओं से उनका मिलना जुलना बाकी है। ये बात अलग है कि विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है, सोनिया गांधी अपनी रणनीति बना रही हैं, ममता बनर्जी अपनी रणनीति बना रही हैं, शरद पवार अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए। लेकिन एक बात सबको समझ में आ रही है कि बिना एक हुए मोदी को घेरा नहीं जा सकता है। तो अब इन मुलाकातों का मतलब साफ साफ समझ में आने लगा है। अब इधर क्या है, मोदी सरकार की रणनीति, और इधर जेपी नड्डा जो उत्तर प्रदेश के सांसदों की मीटिंग ले रहे हैं जिसमें कि योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। दरअसल अगले साल जो है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है जिसमें यूपी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि यूपी बीजेपी निकाल ले गई तो फिर 2024 के लिए उसे थोड़ी आसानी हो जाएगी क्योंकि यूपी ही दिल्ली का रास्ता देता है। उसके मद्देनज़र बीजेपी रणनीति बनाने में लगी हुई। विपक्ष को ये लग रहा है कि चाहे पेगासस मामला हो, किसानों का मामला हो, कोरोना का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, अर्थव्यवस्था का मामला हो, चारों तरफ से मोदी सरकार घिरी हुई है। और पेगासस एक ऐसा मुद्दा है जिसमें न सिर्फ विपक्ष बल्कि इसमें तो जो उंगली उठ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी जासूसी कराई गई, तो इस पे जो है मोदी सरकार संसद में बुरी तरीके से घिरी हुई है। तो घेरने का एक मौका मिला हुआ है और आगे की रणनीति बनाने का मौका मिला हुआ है। मान के चलिए कि मोदी सरकार ने 2019 में जो चुनाव जीता था उसका आधा कार्यकाल लगभग निकाल लिया है
और 5 साल में होने वाले चुनाव में क्या होता है कि आप जो है जैसे ही आधा कार्यकाल बीतता है उसके बाद रणनीति बनने लगती है, क्योंकि 1 साल पहले तो चुनावी मुहिम एकदम शुरू हो जाती है। तो अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, यूपी समेत। पहले साल के शुरुआत में 5 राज्यों में और फिर 2 राज्यों में साल के लास्ट तक है। वो जो चुनाव है वो काफ़ी मायने रखेगा। हालांकि उसके बाद 2023 में भी चुनाव है और लोकसभा चुनाव 2024 में ड्यू है, लेकिन चूंकि 2022 में यूपी का चुनाव है, इसलिए इसके मद्देनज़र जल्दी से अब रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि विधानसभा में भी घेरना होगा बीजेपी को। भी विपक्ष मिलकर के नहीं घेर पाएगा तो फिर घेरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि यूपी की राजनीति थोड़ी सी टिपिकल है, बीएसपी साथ आ नहीं रही है और सपा छोटे दलों को साध रही है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पहुँच गए हैं, वो अलग ललकार रहे हैं, तो अल्टीमेटली विपक्ष को ही नुकसान होना है। लेकिन विपक्ष का काम है रणनीति बनाना, सरकार को घेरना और जनता के सामने विकल्प पेश करना कि जो परिस्थितियां हैं इतनी खराब है कि अब आपको दूसरी तरफ देखना चाहिए, दूसरी सरकार की तरफ देखना चाहिए। डीजल पेट्रोल की कीमतें किस तरीके से बढ़ी हुई, जनता ऑलरेडी परेशान है, वही विकल्प देने की कवायद में है ममता बनर्जी। और अब जब शरद पवार से मुलाकात होगी उसके बाद और कुछ बातें निकल करके आएगी। जैसे ही निकल करके आएगी आपसे साझा करेंगे। आप रहिए 90 खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।